हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेन केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना एक नया टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई। उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको आप कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। मैं इसका दूसरा नाम है। आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं भाई, इसको टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात हमारी वो ये जाननी है कि सर इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता होना चाहिए। सर इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, जिनमें से सर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ चुके हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी पढ़ चुके हैं। कल वाले लेक्चर में हमने हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड पढ़ा था सर, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसको चलो अगले वाले लेक्चर में करेंगे। आज हम पढ़ने वाले कॉम्पटन इफेक्ट, जिसको हम कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। सर आपको बता दें, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हमने क्या किया था भाई? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की यूनिट को कवर कर चुके हैं। ये सारी की सारी यूनिट है, ये बीएससी 4th सेमेस्टर में आती है। बाकी अदर इसके अलावा अगर आपका कहीं पर भी सिलेबस मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्लास कर रहे हैं वो हर किसी स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है। चलिए फिर टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। क्या नाम है भाई? कॉम्पटन इफेक्ट। पहले इसको समझने की कोशिश करें, फिर इसको हम आगे करेंगे। सर कॉम्पटन इफेक्ट ना एक्चुअल में हमारा बचपन का एक खेल होता है। सर बचपन का खेल मतलब क्या है? कंचा खेले आपने? मार्बल्स, जो मतलब एक कंचा रखा और उस दूसरे में हम क्या करते हैं, उसको कंचे को मारते हैं तो दोनों कंचे एकदम से बिखर जाते हैं, है ना? एक किधर जाएगा, दूसरा किधर जाएगा। वही वाला कुछ ना कुछ मैच करता है इस खेल से, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट से। सर समझने की कोशिश करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। होता यह है कि ये जो टक्कर है ना, इसमें एक टक्कर होती है। टक्कर किस किस के बीच होती है? सर ये टक्कर होती है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर होती है। कहीं ना कहीं हमने अभी कुछ 1-2 दिन पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, वहीं से कुछ ना कुछ हमारा रिलेट करता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी वहीं से रिलेट करता है। सर क्या होता है कि मान लीजिए कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करता है। देखिए किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहां पर ले लिया है, चलिए मान लीजिए मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन को लेता हूं भाई। मैं एक इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ये मैंने येलो कलर से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है इस तरह से। ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है भाई। यहां पर लड़ाई चलने वाली, किस किस के बीच लड़ाई होने वाली है? एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा फोटोन। ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, ओके। ये हमारे पास कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं, यहां पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो। सर ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। यहां पर दूसरी ओर मैंने रख रखा है एक फोटोन। कौन है सर? यहां पर है हमारे पास एक फोटोन। ये है फोटोन, ठीक है सर। अब ये फोटोन यहां से निकलता है, ठीक है। अब किस चीज का फोटोन है सर? कौन सी रेज का फोटोन है? ये सारी चीजें बात करेंगे। फिलहाल हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक फोटोन है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये फोटोन जाएगा और इसमें टकराएगा भाई। क्या करेगा? फोटोन जाएगा और फोटोन जाने के बाद यहां पर टकराएगा। इसको ये मान लेते हैं, ये हमारे पास इसकी एक एक्सिस बना देते हैं, जहां पर हमारा ये जाना चाहिए, यहां पर हमारा ये जाना चाहिए, ठीक है सर। फोटोन कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा एक वेव की फॉर्म में आ रहा है फोटोन, और ये आकर यहां पर टकराने के बाद जो फोटोन है वो सीधे ना जाकर वो क्या करता है? एक एक्सिस पर क्या कर जाता है? एक एक्सिस पर हम बोल सकते हैं कि वो स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब इधर की साइड निकल जाएगा। तो हम उसको इस तरह से बना देते हैं। आप कहेंगे सर कुछ तो चेंज बनाया है, क्या सर ये जो इलेक्ट्रॉन था, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यही के यही रहेगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भी अपनी जगह से क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या करेगा? एक दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करो। जो मैंने शुरुआत में बताया था ना, उसी चीज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। मैंने कहा जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास कंचा है, मार्बल है। मैंने यहां से दूसरा मारूंगा तो ये इस साइड गया, वो उस साइड गया। कुछ इसी तरह से तो होगा। मतलब जो मेरा फोटोन है वो कहां चला गया? कुछ इस तरह से इस साइड
आ गया है, इस तरह से इस साइड आ गया है। सर कोई ना कोई एंगल से आया होगा, बिल्कुल यहाँ पर कोई ना कोई हमारे पास क्या बन गया होगा, कोई ना कोई एक एंगल बन गया होगा, उस एंगल को हमने मान लिया कितना, थीटा। सर ये थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो गया है। अब इसको ध्यान से समझना, हो क्या रहा है, ये क्वांटम इफेक्ट में हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। जब कोई हाई एनर्जी, ये नॉर्मल फोटोन नहीं होता, ये वो फोटोन होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो यूज होती हैं, यहां पर जो यूज होते हैं, ये जो फोटोन है वो हमारे एक्स रेज के फोटोन यूज होते हैं। किसके फोटोन यूज होता है भाई, एक्स रे। एक्स रे क्या है, हाई एनर्जी है, इसकी एनर्जी भी क्या होती है भाई, हाई एनर्जी। जब किसी हाई एनर्जी के फोटोन को किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है और जो फोटोन है वो अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, मतलब स्कैटर्ड हो जाता है। इस इफेक्ट को, इस प्रोसेस को क्वांटम इफेक्ट कहते हैं। सर इसमें जानने वाली चीज क्या है, सर जानने वाली चीज ना थोड़ी सी यहां पर देखने को मिलेगी आपको। देखने को क्या मिलेगी, सर जो फोटोन की एनर्जी पहले थी क्या उतनी ही एनर्जी बाद में रहेगी, हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं रहेगी। उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, उसका वेव नंबर भी चेंज होगा, उसका वेव लेंथ भी चेंज होगा, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज जानने वाले हैं, और वही चीज बताता है हमारा क्वांटम इफेक्ट। चलो सर ये तो हुई कंसेप्ट की बात। फिलहाल हम जानने वाले हैं सर इसको, अगर हमें जैसे थ्योरेटिकली इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि क्वांटम इफेक्ट हमारा होता क्या है। पहली चीज हम क्या लिखेंगे सर, व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन, व्हेन ए हाई एनर्जी फोटोन collide with electron, then photon scattered with a angle theta, तो जो हमारा फोटोन होता है वो एक एंगल थीटा से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई, दिस phenomenon is known as Compton effect। भाई इस फिनोमिनन को ही हम कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या हो रहा है। सर इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। हमने क्या कहा सर, जब हाई एनर्जी का फोटोन को इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कराते हैं तो जो फोटोन है वो थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है, वो थीटा एंगल से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। सर दूसरी बात जानने वाली, दूसरी बात क्या है सर, यहां पर फोटॉन्स कौन से यूज होते हैं, हम लिखेंगे सर एक्स रेज यूज्ड इन कॉम्पटन इफेक्ट। कौन सी रे यूज होंगी हमारी, एक्स रे, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या जाननी है सर, तीसरी बात जाननी ये है कि जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है, हमें तीसरी बात क्या जाननी सर, कॉम्पटन इफेक्ट कहां गया हमारा, यही है। चलो हाँ, तो कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। हाँ, तो तीसरी बात ये है कि ये जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है, इसमें जो कॉलिजन होता है, वो होता है हमारे पास इन इलास्टिक कॉलिजन होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन अकर्स। सर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, इनके बीच में जो कॉलिजन होगा ना, वो कॉलिजन कैसा होगा हमारा, इनइलास्टिक। अब बात आती है सर इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। एक टर्म होता है इलास्टिक और एक टर्म होता है इनइलास्टिक, है ना। एक टर्म होता है इलास्टिक, एक टर्म होता है इनइलास्टिक। जब कोई भी, हमने कहा सर ये हमारे पास फोटोन है, फोटोन गया इलेक्ट्रॉन से टकराया और टकराने के बाद निकल गया। अब एक चीज बताओ भाई,
जैसे मैंने एक कंचा लिया है, दूसरे कंचे में मैं उसको क्या कर रहा हूं, बहुत तेजी से मार रहा हूं, मैंने बहुत तेजी से मारा, तो जो इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, इसमें टकराया, टकराने के बाद ये इधर गया, ये इधर गया, तो जितनी स्पीड से आ रहा था क्या उतनी ही स्पीड से जाएगा? नहीं सर, उसकी स्पीड तो चेंज हो जाएगी। क्या जितनी एनर्जी उसके पास आते टाइम थी, टकराने के बाद भी उतनी ही एनर्जी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी सर, ये कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो सकती है। हो सकता है कि उनकी एनर्जी सेम रहे और हो सकता है कि उनकी एनर्जी चेंज हो जाए। अगर सर उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, जितनी पहले थी उतनी ही एनर्जी से वो सीधे निकल गया, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे उसको? इलास्टिक कोलिजन। और अगर उसकी एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, उसकी एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर जब ये फोटोन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाने में भी तो खर्च होगी ना? बिल्कुल होगी। कुछ एनर्जी इधर खर्च होगी तो बाकी एनर्जी से इधर जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी तो चेंज हो जाएगी। अगर एनर्जी चेंज हो जाएगी तो यहां पर होने वाला जो कोलिजन है, किधर चले जाते हैं बार बार, यहां पर होने वाला जो कोलिजन है वो क्या होगा? हमारा इन इलास्टिक कोलिजन होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। अब जो लास्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर लिखने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए सर। कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअल में किस चीज को बताता है? सर ये ना हमें बताता है एक रिलेशन। कॉम्पटन इफेक्ट यहां लिखते हैं, ये मेन पॉइंट है आपका। Compton effect tells about the relation between किस किस चीज के बीच में बताएगा भाई? रिलेशन वेवलेंथ शिफ्ट एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा। स्कैटरिंग एंगल थीटा। सर स्कैटरिंग एंगल थीटा और वेवलेंथ शिफ्ट के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। अब ये क्या होता है सर? वेवलेंथ शिफ्ट क्या होती है? एंगल हमें समझ में आ गया था, एंगल सर हमें समझ में आ गया था, ये एंगल थीटा है। और वेवलेंथ शिफ्ट, उन दोनों के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। सर इसको बहुत प्यार से समझने वाले हैं, देखो इसको ना हम बहुत प्यार से समझने वाले हैं। और कैसे समझने वाले हैं इधर देखिए जरा, चलिए यहां पर आता है, ये लिखें, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अब एक चीज सोचो भाई, यहां पर कोई भी हमारे पास फोटोन है, ठीक है ना, ओके। यहां जो फोटोन है उसकी कोई ना कोई एनर्जी है, बिल्कुल है सर। उसकी एनर्जी को मैंने मान लीजिए उसकी एनर्जी कितनी है? ई है। कितनी है? ई है एनर्जी। तो क्या सर उसकी एनर्जी उतनी यहां पर भी रहेगी? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहां तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। हो सकता है कि यहां पर उसकी एनर्जी कितनी हो? ई डैश। सर ये तो एनर्जी की बात है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, न्यू, फ्रीक्वेंसी की इसकी बात करें न्यू, सर यहां पर अगर मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो यहां पर भी न्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं, हम इसको मान लेते हैं न्यू डैश होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगा, उसको हमने मान लिया न्यू डैश। अब ये कम है या ज्यादा है, ये बाद की बात है। आगे देखिए, और इसकी वेवलेंथ की बात करें, लैम्बडा है, यहां पर वेवलेंथ को मान लेते हैं, इसकी वेवलेंथ होगी लैम्बडा डैश। इतनी चीजें काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं फिलहाल। हालांकि आप चाहो तो वेव नंबर भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल लिख लीजिए। हमें एक चीज पता है, विनो एनर्जी यानी कि E इक्वल टू कितना होता है? एच न्यू। एक होता है हमारे पास एच सी अपॉन लैम्बडा, एक हमारे पास होता है एच सी न्यू बार। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम तीनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के टर्म में पूछा जाता है। यहां से आप देखोगे एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ये तो पता है ना भाई? बिल्कुल, ये तो पता है आपको। जो हमारे पास अगर एनर्जी बढ़ेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी? कम होगी। अब जरा यहां पर आ जाइए भाई, अब जरा यहां पर आ जाइए कि अगर हमारे पास फोटोन है, हाई एनर्जी इसके पास है, और यहां से फोटोन जो हमारा है, यहां से फोटोन हमारा टकराने के बाद इधर जाएगा, तो इसके पास जो एनर्जी थी वो कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को भगाने में और बाकी एनर्जी इसको
चलने में यूज हो रही है। इसका मतलब सर यहाँ पर जो एनर्जी थी वो दो भागों में बट गई, कुछ एनर्जी इसके लिए लगी, बाकी एनर्जी इसके लिए लगी। तो हम अगर आपसे ये कहें सर ई और ई डैश में, ई और ई डैश में कौन बड़ा है, हम कहेंगे सर ई बड़ा होगा, ई डैश हमारे पास क्या होगा, छोटा। ई बड़ा होगा और ई डैश हमारे पास क्या होगा, छोटा। कारण समझ में आया, क्योंकि हाई एनर्जी है तो हाई एनर्जी स्ट्राइक करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को भगा देगी और वेवलेंथ इधर चली जाएगी। तो जो वेवलेंथ अब जा रही है, जो वेव हमारी जा रही है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें सर, फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू डैश में कौन बड़ा होगा, हम यहां से जानते हैं। भी कहां से जानते हैं, यहां से जानते हैं। एनर्जी बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी भी बड़ी होगी। तो सर यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पहले ज्यादा थी, अभी कम फ्रीक्वेंसी से जाएगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी का भी हमारा रिलेशन ये हो जाना है। अब जो हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है हमारे पास वेवलेंथ। वो है हमारे पास वेवलेंथ। चलिए भाई वेवलेंथ के बारे में जानते हैं। भाई वेवलेंथ हमारे पास दो है, कौन कौन सी है सर, एक है लैम्बडा और दूसरा है लैम्बडा डैश। एक है लैम्बडा और दूसरा है लैम्बडा डैश। अब यहां से अगर हम बात करें कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, सर एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है। मतलब यहां की एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी, कम। एनर्जी घट गई तो वेवलेंथ बढ़ गई। मतलब जो लैम्बडा और लैम्बडा डैश में हमारा लैम्बडा डैश की वैल्यू ज्यादा होगी लैम्बडा से। और इस चीज को आप बहुत प्यार से देख सकते हो सर, वेवलेंथ ये होती है दो वेव के क्रेस्ट के बीच की दूरी। सर वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है हमारे पास दो वेव्स के क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। हम इसको मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, ग्रीन ले लें, चलो कोई नहीं। ये है हमारी यहां से यहां तक की वेवलेंथ, ये है यहां से यहां तक की वेवलेंथ। सर इसको बोलेंगे लैम्बडा और इसको बोलेंगे लैम्बडा डैश। तो आपको नजर आ रहा होगा कौन बड़ी है हमारी, लैम्बडा डैश बड़ा है, इसलिए हमने वहां पर कर दिया लैम्बडा से बड़ा होता है लैम्बडा डैश। सर अब है हमारी कहानी, अब है हमारी कहानी जिसको हम जानना चाह रहे हैं, जिसको हम जानना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या जाना था सर, ये रिलेशन बताता है बिटवीन किसके बिटवीन बताता भाई, वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ शिफ्ट और हमारा स्कैटरिंग एंगल। सर वेवलेंथ शिफ्ट क्या होगी, हमारे पास में पहले वेवलेंथ जो थी, पहले जो वेवलेंथ थी वो थी लैम्बडा, बाद में होगी लैम्बडा डैश। यानी कि यहां पर वेवलेंथ शिफ्ट कितना है तो हम उसको बोलेंगे भाई लैम्बडा डैश में से, यानी बाद वाले में से अगर मैं पहले वाली वेवलेंथ को घटा देता हूं तो जो हमारा रिलेशन बचता है उसको हम बोलेंगे डेल्टा लैम्बडा। और ये जो डेल्टा लैम्बडा है, ये जो डेल्टा लैम्बडा है सर इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, वेवलेंथ शिफ्ट कहा जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई वेवलेंथ शिफ्ट क्या होता है। तो सर इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, डेल्टा लैम्बडा बराबर होता है हमारा H अपॉन MEC और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। सर ये है हमारा एक्चुअल फॉर्मूला किसका, कॉम्पटन इफेक्ट। सर यहां पर क्या क्या चीज है ये आपको मैं बता दूं, कौन कौन सी चीज क्या है, तो ये आपको वैसे पता भी होगा। सर क्या क्या चीज, डेल्टा लैम्बडा क्या हो गया, वेवलेंथ शिफ्ट हो गया। सर H हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमने बताई थी पहले 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा क्या है भाई, हमारे पास ME हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर कितना होता है, ये होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है सर, C क्या है सर, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लाइट की वेलोसिटी सबको पता होती है सर, कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स। आई होप समझ में आ गया होगा। थीटा हमारा क्या है सर, थीटा है हमारा स्कैटरिंग एंगल। थीटा हमारा क्या है, स्कैटरिंग एंगल। कितने एंगल से हमारा क्या है, जो वेव है वो हमारी स्कैटर्ड हुई है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहां से ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया।
जानना। और क्या सर, एच हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, एम ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। सर ये तो सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो सर एच अपॉन एम ई सी हमारा एक कांस्टेंट है, ये हमारा पूरा पूरा एक कांस्टेंट है। इसको हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्पटन कांस्टेंट, कॉम्पटन कांस्टेंट, कॉम्पटन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसको हम कॉम्पटन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2.42 पिकोमीटर। इसकी वैल्यू जो होती है 2.42 पिकोमीटर होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी, इसको कॉम्पटन कांस्टेंट नहीं, इसको कॉम्पटन सिर्फ वेवलेंथ बोला जाता है। इसका नाम है कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है ना, कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है ना, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाए 2.42 पिकोमीटर, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहां से एक चीज और जाननी है, बस हमें एक चीज और जाननी है, वो हमारे कुछ केस है। और वो केस क्या है, इफ थीटा की वैल्यू हो सकता है सर 0 हो, 0 डिग्री हो सकता है, थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो सकता है थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री हो। तो सर इन तीनों कंडीशंस में हमारा जो वेवलेंथ शिफ्ट है वो क्या होगा ये बताना है। तो सर इन तीनों कंडीशंस में हम वेवलेंथ को निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो था डेल्टा लैम्डा बराबर क्या था, एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यही था ना। बिल्कुल सर यही फॉर्मूला था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए सर। इन तीनों के लिए इस चीज की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, इन तीनों के लिए हम इस चीज की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे, 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए। तो देखिए जरा, डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपॉन एम ई सी इंटू कितना है, इंटू कितना है भाई 1 माइनस कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है 1। तो ये हो जाएगा एच अपॉन एम ई सी इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहां से डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मतलब सर अगर हमारा स्कैटरिंग एंगल 0 है तो वहां पर वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब आपकी वहां पर स्कैटरिंग होगी नहीं। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा। यहां पर क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन होगा, इलास्टिक कॉलिजन होता है, ठीक है। बाकी इधर देख लीजिए, डेल्टा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस कितना है भाई 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो गई एच अपॉन एम ई सी, जिसकी वैल्यू मैंने अभी बता दी 2.42 पिकोमीटर, 2.42 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू हमारे वेवलेंथ शिफ्ट की, जब आपका एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो। सर यहां पर इलास्टिक होगा नहीं, यहां पर इनइलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है ना। बाकी इधर भी देख लीजिए भाई, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस कितना भाई 180, और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है भाई, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो ये -1 हो जाएगी, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2। मतलब यहां से डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा 2h अपॉन एम ई सी। एच अपॉन एम ई सी की वैल्यू पता है आपको, ये हो जाएगा 2.42, यानी कि यहां से हो जाएगा डेल्टा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 4.84 पिकोमीटर। सर ये हो गया हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट एट 180 डिग्री, जो एंगल रहेगा स्कैटरिंग एंगल वहां पर। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहां पर एक चीज और जाननी भी, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मुझे लगता पहला ही टॉपिक था, वहां पर एक छोटी सी गलती हो गई थी।
वो मैंने जल्दबाजी पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिया उस चीज को। जब आप में से किसी का कमेंट आया तो मैंने उसके बाद इस चीज को देखा और तब यहाँ ये हमने वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ हम पढ़ा रहे थे भाई, वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर एक गलती हमारे पास ये थी, हमने देखो ये टॉपिक पढ़ाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था पहला, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ये बताया था, है ना। इसके बाद हमने बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कुछ पोस्टुलेट जो भी बता रहे थे, किरचॉफ्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ भी बताया, वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बताया, लेकिन उसके ग्राफ में छोटी सी गलती कर बैठे। हमने बोला सर T1 बड़ा होता है T2 से और T2 बड़ा होता है T3 से। एक्चुअल में होता क्या, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं इसको वापस से आपको बताने की कोशिश करता हूँ ना, ध्यान से सुन लेना भाई। ये एक्चुअल में रिलेशन हमने थोड़ा सा गलत निकाल लिया था, ठीक है। अभी देखो हमने वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने ये जाना था सर वेवलेंथ और टेम्परेचर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। वेवलेंथ और टेम्परेचर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो टेम्परेचर कम। अब एक चीज देखना भाई, वेवलेंथ हमारे पास 3 है, कौन कौन सी, एक है हमारे पास ये λ3, एक है हमारे पास ये λ2, एक है हमारे पास ये λ1, λ2 λ3, सही है। अच्छा λ1 पर जो टेम्परेचर है वो कौन सा है, T1 है भाई। T1 जो है वो जो T1 है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा λ1 के, है ना, तो यही तो हो जाएगा। और T2 जो है वो हमारा किस पर है, T2 को अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है हमारा λm2 पर। तो मतलब यहां से एक चीज निकाल लीजिए, यानी λm1 पर टेम्परेचर T1 है, λm2 पर टेम्परेचर T2 है, λm3 पर टेम्परेचर T3 है। लैम्डा अगर बड़ा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो सबसे बड़ा लैम्डा कौन सा है, λ1 बड़ा है तो T1 क्या हो जाएगा, छोटा। तो भाई ये हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, तो इस चीज को थोड़ा सा तो इस चीज को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे ना, इस चीज को थोड़ा सा सही कर लेंगे। मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा भाई, आपके पास जो T1, T2 और T3 में जो रिलेशन है वो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कौन बड़ा होगा इस पर, λm1 बड़ा है तो T1 आपका छोटा हो जाएगा, यानी T3 सबसे बड़ा, उसके बाद T2 और फिर T1। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे पास कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया है। आपके पास इस तरह का कोई भी अगर कंफ्यूजन मिलता है, सर समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी में हो गया था। तो चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेन इफेक्ट हो चुका है कंप्लीट। अगले टॉपिक में मिलते हैं जिसका नाम है बोहर्स मॉडल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो तब तक आपको एक ही काम करना, लेक्चर को शेयर करना जहां तक हो सकता है वहां तक, बाकी एंजॉय करो, बाकी लोगों को एंजॉय कराओ भाई, जिसको जरूरत है तब तक भेजो, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे तो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना। अगर आप मेरे को व्यूज मिलेंगे, है ना, तो आप लोग देखोगे। अब आप लोग देखोगे नहीं तो मेरी मेहनत का क्या ही होगा, कोई फायदा तो होगा नहीं। मैं मेहनत तभी करना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझूंगा कि अगर आप देखोगे तो मेरी मेहनत काम आएगी ना, मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर जो भी है, लेकिन आप शेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई एनर्जी के साथ। फिलहाल के लिए लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।